राम राम जी, राम राम। मैं सचिन सैनी अनफिल्टर्ड हरियाणा पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं चरखी दादरी के होनहार, निडर और ईमानदार पूर्व एमएलए श्री राजदीप फोगाट जी के घर, जिन्होंने चरखी दादरी के लिए रेल यात्रा जैसी समस्याओं के लिए अपनी आवाज उठाई। शहर को साफ सुथरा करने के लिए बड़े बड़े अफसरों के सामने डटे रहे हैं। युवाओं की भर्तियों के लिए सरकार से लड़े हैं। तो आइए मिलते हैं राजदीप फोगाट जी से। अनफिल्टर्ड हरियाणा पे आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है सफर? बिल्कुल बहुत बढ़िया है। पिछले लगभग 1 महीने से लगे हुए हैं। ज़्यादातर डोर टू डोर है, जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिल रहे हैं, आम आदमी से मिल रहे हैं। रिस्पांस बहुत बढ़िया है। हल्के का कैसा रुझान है, मतलब चुनाव के? देखो, चुनाव मैंने पहले भी 2 लड़े, विधानसभा के, पार्षद के भी 2 चुनाव लड़े, लेकिन जो अब की बार लग रहा है ना, तो लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है, नौजवान साथियों का साथ है, बहुत बढ़िया। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। लोग बाग मान रहे हैं कि भाई राजदीप ने बड़ी सेवा की है। सही। और फिर से एक बार मौका दे के इनसे और ज़्यादा पब्लिक के लिए काम कराएं, हल्के के लिए काम कराएं। आपकी नज़र में चरखी दादरी में क्या क्या समस्याएं हैं? देखो, समस्याएं तो हर जगह हैं, दादरी भी उसमें से एक है। चाहे हम शहर की बात करें, गांव की बात करें। अगर शहर की बात से स्टार्ट करते हैं तो सीवरेज जो सिस्टम है वो लगभग 50-60 साल पुराना है हमारा दादरी का। उसके बाद नया नहीं डला। अब पीछे जब हमारी पार्टी जेजेपी जो है वो बीजेपी के साथ समझौते में थी, सहयोगी थी, तो हमारा जो मेन, हालांकि मैंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन फिर भी एज ए पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, लोगों का पुराना नुमाइंदा होने के नाते जिम्मेवारी अच्छी तरह से निभाई। और 150 करोड़ रुपए हम दादरी शहर के लेके आए सीवरेज सिस्टम के लिए, ठीक करने के लिए। तो दूषित पानी आता है उसको ठीक करने। बहुत ही बढ़िया सर। वो पैसा अब जिम्मेवारी है कि अच्छे तरीके से लगे। हालांकि काम चल रहा है, लेकिन निगरानी जो होती है वो नहीं हो पा रही है। कोई पैसा किधर लग रहा है, कोई किधर लग रहा है। और 150 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है एक शहर को, सीवरेज सिस्टम को सुधारने के लिए। तो वो हमारी यही है कि जो एक समस्या है उसको हम हल करें। आज भी आप देखते होंगे शहर में कहीं ना कहीं, जैसे अब बरसात आती है तो पानी जमा, पिछले साल तो बड़ी भारी परेशानी आई। सही बात है सर। लगभग 8 या मेरे ख्याल में 10 दिन पानी शहर के अंदर रहा, जिसकी वजह से दुकानदार दुकान नहीं खोल पाया, आम आदमी मार्केट में नहीं आ पाया। बड़ा लॉस हुआ, दुकानों का लॉस हुआ, सामान का उनका लॉस हुआ, बिक्री ना हो पाई, वो लॉस हुआ। इस टाइप की परेशानियां आती रहती हैं। लेकिन अब वो जो 150 करोड़ रुपए आएगा और अच्छी तरीके से लगेगा, तो आप मान के चलें कि एक जो बड़ी समस्या है शहर की वो। और दूसरी अगर बात करें पूरे क्षेत्र की, दादरी की या दादरी के आसपास के गांव की या दूसरे ज़िले के भी, एक यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री होती थी, डालमिया सीमेंट जी, और उसको 1932 में यहाँ लगाया गया। लेकिन 1985 के आसपास उसने, सरकार ने ओवरटेक कर लिया, सीसीआई के नाम से वो होगी। लेकिन वो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई कि कुछ साल बाद वो बिल्कुल बंद हो। तो रोज़गार जो हमारे क्षेत्र के आदमियों को, युवाओं को मिला हुआ था, वो बिल्कुल बंद हो गया। और उसके बंद होने से आप मान के चले, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रक कहीं थे सीमेंट फैक्ट्री की वजह से, वो दादरी में थे। तो एक ट्रक की भी अगर बात करें तो एक ट्रक के साथ 2 तो क्लीनर होते हैं, एक ड्राइवर और होता है, उनका पूरा परिवार। और फिर ट्रक से संबंधित जितने भी, जैसे मिस्त्री जुड़े हुए हैं, हवा भरने वाले हैं या होटल वाले हैं, तो वो बहुत से ऐसे रोज़गार जुड़े हुए थे। तो वो सारे रोज़गार ख़त्म हो गए। दादरी की मार्केट ही उसके नाम से चलती थी। और मैं आपको बताऊं, 1960 से पहले दादरी का नाम चरखी दादरी नहीं था, डालमिया दादरी। राइट। तो डालमिया दादरी के नाम से वो प्रसिद्ध था हमारा क्षेत्र। लेकिन वो सीसीआई बंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान पूरी मार्केट को हुआ, रोज़गार को बड़ा भारी धक्का लगा, युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाई, और उसके सारे और भी जितने जितने काम हो रहे थे वो भी बंद हो गए।
तो उसके लिए हमने बड़ी लड़ाई लड़ी पहले। मैं जब एमएलए था तब भी हम केंद्र के मंत्री उस टाइम कोई जिससे जीतते होते थे उनसे भी मिले, दुष्यंत जी के साथ उसे टाइम लेके, तो उनसे बात रखी कि भाई हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है वो आज बंद है। तो उन्होंने कहा कि भाई 238 एकड़ है यहाँ की ज़मीन जी 238 एकड़ वो केंद्र की है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो आज ये दे दूँ उसको हरियाणा सरकार को, लेकिन आप लोग डिमांड रखो कि भाई हमें इस ज़मीन की ज़रूरत है, यहाँ हम उद्योग लगाएंगे, लेकिन सेंटर नहीं लगा पाएगा। उन्होंने स्पष्ट मना किया। मैंने आगे विधानसभा में ये बात रखी, लेकिन वही है, नहीं सुनवाई हुई, विपक्ष में था। और वो बात यूं की यूं रही। हमारे जो सांसद हैं केंद्र में धनबीर जी, हमने उनसे भी बात की, लेटर भी लिखे, पर्सनली भी मिले और कहा कि भी आप केंद्र में भी आप हो और हरियाणा में भी आपकी सरकार है जी आप एक सेतु का काम करके सीसीआई को चलवा सकते। लेकिन इंटरेस्ट नहीं लिया, क्या वजह रही वही जाने, और वो काम ये यूं का यूं रह गया। तो आज ये 238 एकड़ ज़मीन है। अगर आप मान के चलें इस पर कोई उद्योग लग जाए किसी भी प्रकार का, वो तो सरकार डिसाइड करे। तो हमारे क्षेत्र में जो पहले उन्नति थी आज से 30 साल 25 साल पहले, बाजार रौनक पे थे, आम आदमी को रोज़गार मिला हुआ था उसके कारण, चाहे वो सीसीआई में काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। तो जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो यही है कि कुछ ना कुछ इस 238 एकड़ ज़मीन में ऐसा किया जाए जिससे हमारा दादरी फिर से उन्नति की ओर जाए। तो ये मेन समस्याएं हैं। जैसे रेल की थी, दिल्ली की रेल जो हमारी डायरेक्ट चलती थी दादरी से, वो बंद हो गई थी 25 साल पहले। उसके लिए बड़ा संघर्ष किया, रेल मंत्री से भी मिले हम जाके, बीकानेर जो डीएम बैठते हैं हमारा नॉर्थ इंडिया के, उनसे मिले, हमने वो ट्रेन चलवाई। बड़ी खुशी हुई क्योंकि मार्केट जो है, आप मान के चलें 500 या 1000 आदमी दादरी से जाते हैं खरीदारी करने के लिए दिल्ली डेली जी। तो उनके आने जाने का हमने वो साधन करवाया। और 5-6 ट्रेनें ऐसी थी जो दादरी नहीं रुकती थी, तो वो भी हमने रुकवाने का काम किया जो दादरी रुके, चाहे वो कटरा वाली थी या अहमदाबाद वाली थी, ये इस टाइप की जो भी ट्रेनें थी हमने रुकवाने का काम किया। तो अब भी हम ये मानते हैं कि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसके ऊपर काम करने का काम होना चाहिए। जो एक पार्किंग की समस्या है बाज़ार में, आप लोग भी देखते होगी, हमारी सबसे बड़ी कोई समस्या है तो पार्किंग की। जी सही बात है। 2 ऐसी जगह हैं चरखी दादरी में शहर के बीच में, एक तो नंदीसाला के नाम से नंदीसाला यहाँ बनी हुई है, आवारा पशु उसके अंदर रोकते हैं, लेकिन वो शहर के बीच में है। सही बात। तो हमारा मेन टारगेट रहेगा कि नंदीसाला को बाहर लेके जाएं, ज़मीन लें, और जो नंदीसाला की 2 एकड़ के आसपास वो ज़मीन है उसको पार्किंग भी बनाएं, कम्युनिटी सेंटर भी बनाएं या और मार्केट भी बनाएं, जिससे कि लोगों को रोज़गार भी मिले और यातायात को सुगम हो। एक दूसरा इसी के ऊपर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा एक पुराना पशु हॉस्पिटल है सिटी थाने के सामने जी। वो भी लगभग 2 एकड़ ज़मीन है और आज के दिन वो खंडर हो चुकी है जी। वो, क्योंकि लगभग 150 साल पुरानी बिल्डिंग, तो उस बिल्डिंग को ख़त्म करवा के पशु हॉस्पिटल शहर से बाहर ले जाके वहाँ भी बहुत अच्छी तरह से कम्युनिटी सेंटर बन सकता है, पार्किंग की वहाँ पे सुविधा हो सकती, पार्क भी बन सकता है छोटा मोटा, जिससे कि आम आदमी वहाँ पे घूम भी सकता है। और शहर के बीच में पशु हॉस्पिटल तो बाहर भी जा सकता है। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। आपके इन विचारों को हम सलाम करते हैं। खेल जगत में भी आपने काफ़ी धूम मचाई है, उसके बारे में आप क्या? अरे सर, जिस ज़माने खेलते थे, मैं पटौदी ट्रॉफी बोलते हैं, ऑफिशियल जो हमारी ट्रॉफी होती है क्रिकेट की, पटौदी ट्रॉफी, फिर रणजी ट्रॉफी जी, फिर दिलीप ट्रॉफी, फिर इंडियन टीम, ऐसे ही कुछ होता है। तो मैं पटौदी ट्रॉफी उस टाइम पुरानी भिवानी ज़िला होता था तो मैं उसका भी कैप्टन रहा हूँ। और उसके बाद रणजी ट्रॉफी मैंने 4 या 5 साल खेलने लगा था, 91 से 91 से 95 तक। तो एक आदमी, हर एक युवा सपना लेके चलता है कि भाई वो अपने ज़िले को भी प्रतिनिधित्व करे, स्टेट को भी, नेशनल को भी, और इंटरनेशनल तक वो जाके है। लेकिन नेशनल तक रह गए, दुख है, मेहनत हो सकता है कम हो पाई हो, उस टाइम साधन भी नहीं थे, क्योंकि 85 में आप मानो टीवी भी नहीं होते थे। हमारे गांधीनगर की बात करें तो एक टीवी था 1985 के आसपास, तो ना किसी चीज़ का पता होता था, सिर्फ यूँ, ना कोई कोचेज़ थे,
अपनी धुन में लगे रहे, मेरे जैसे और भी युवा लगे रहे। रास्ते नहीं थे, ज्ञान नहीं था, लेकिन आज के दिन तो बहुत ज्ञान है। तो रणजी ट्रॉफी खेली और भी जितने आसपास बड़े टूर्नामेंट हुए वो भी खेले बहुत। और मैं आपके माध्यम से जो युवा साथी हैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगा, और वो मैसेज ये है कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो ना, देश के लिए, चाहे वो सीमा पे जो हमारे जवान लड़ते हैं, ठीक है आप सेना में नहीं हो, लेकिन सेना से बाहर हो, आप आम आदमी की तरह रहते हो, चाहे वो आप रेडी कर रहे हो, आप कोई दुकान कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भी आप कर सकते हो देश के लिए। कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, तो हमारे जो उस टाइम डिस्ट्रिक्ट नहीं होता था और सबसे बड़ी तहसील थी दादरी हरियाणा स्टेट की, तो आप मान के चलें कि हमारे 7 जवान शहीद हुए। पूरे हिंदुस्तान में अगर तहसील की बात करें तो इतने जवान कहीं शहीद हुए नहीं। हाँ, एक साथ 7 जवान 1999 कारगिल युद्ध में हुए। तो यूं ही बैठे थे, क्रिकेट छोड़ चुके थे लेकिन ग्राउंड के रेगुलर खिलाड़ी थे, तो बात कर रहे थे हम यार दोस्त बैठ के, यार देखो उन्होंने अपने लिए इतनी कुर्बानी की है और वो जवान शहीद हो गए हमारे लिए, देश के लिए। तो जो परिवार है उनका, उनके माँ बाप हैं, बच्चे होंगे, पत्नी होगी, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो ऐसे बैठे बैठे सोच रहे थे, और आप लोग यकीन नहीं करोगे, हम सोचते सोचते पहले ये सोचा भी चलो 2-2 हज़ार रुपये इकट्ठे करके उस परिवार को करें, क्योंकि 1999 में रुपए की बड़ी वैल्यू थी। आज तो हम कहते हैं कि भाई लाख रुपए, करोड़ रुपए भी कुछ नहीं। मैं 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो ये सोचते सोचते महाया ऐसे बात नहीं मिली, कोई और टूर्नामेंट कराते हैं जिससे पैसा अर्निंग हो, 20-25 हज़ार इकट्ठा हो जाए, 5-5 हज़ार के आसपास दे। यूँ चलते चलते बात आई, क्योंकि उस टाइम में रणजी ट्रॉफी हट चुका था, खेल से हट चुका था, लेकिन कॉन्टैक्ट थे कपिल देव जी से, चेतन शर्मा जी से, और हरियाणा या हिंदुस्तान के कुछ प्लेयर थे उनसे। तो हमने अपनी बात रखते रखते, योजना बनाते बनाते 10 दिन निकल गए और हम चले गए लास्ट कपिल देव के। सोच बड़ी जब कैसे बनती है, छोटी से बड़ी। सही बात है सर। हमने कपिल जी से बात करी कि यूं हमारे पूरे हिंदुस्तान में दादरी तहसील में सबसे ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं और हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं परिवार के लिए। तो उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा बताओ मेरे, महा जी आप एक बार आ जाओगे ना, आपके माध्यम से कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा। सही बात है सर। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो नहीं आ सकता। उनका उन दिनों कहीं मद्रास में फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा था शहीदों के लिए, लेकिन हम हिम्मत नहीं आ रहे। हमने मनोज प्रभाकर से सबसे बात की और लास्ट ऐसी स्टेज आ गई सर कि दादरी के अंदर हमने क्रिकेट मैच का आयोजन करवा दिया। 12 इंटरनेशनल खिलाड़ी हमने दादरी लेके आए। बहुत ही शानदार। हाँ जी, उसमें निखिल चोपड़ा 1999 में वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में जून में, और वो जुलाई आते आते वो वापस आए थे। इंडिया की जो टीम आई थी तो उसमें निखिल चोपड़ा एक प्लेयर था 1999। हम उस प्लेयर को भी लेके आए, लैंड हुए, उसको 5 या 6 दिन हुए थे यहाँ पे इंडिया में। उनसे भी बात करी, वो भी नोला भी ठीक। तो उन खिलाड़ियों ने बड़ा उत्साह दिखाया और मैच का आयोजन हुआ। हमने टिकट लगा दी 100 रुपये और 1000 रुपये। 100 रुपये स्टूडेंटों के लिए, 50 रुपये भी ले कि भाई जो बिल्कुल ही मतलब 5वीं 6वीं 7वीं क्लास है वो भी 50 रुपये इकट्ठे करेगी तो बहुत बढ़िया बात। तो हमने उनके लिए भी टिकट का आयोजन किया। स्टूडेंटों के लिए 100 रुपये किया, कॉलेज वर्ग के लिए, बड़ों के लिए 1000 रुपये किया। इस टाइप के हमने वो पैसे इकट्ठे किए। मैच हुआ, इंडियन खिलाड़ी वहाँ पे खेले, चेतन शर्मा, मनिंदर सिंह, यशपाल शर्मा, 1983 के खिलाड़ी। इस टाइप के हमने वो मैच का आयोजन किए। ये कहाँ हुआ था? ये जनता कॉलेज, हमारा कॉलेज है स्टेडियम में, उसके अंदर। तो आपको एक बात बताना चाहूँगा कि दीवार उसकी है ना 6 या 7 फुट थी। तो जैसे हमने एसडीएम से बात करी, डीएसपी उस टाइम बड़े अधिकारी रहते थे, वो आयोजन तो इतना बड़ा कर दिया, पब्लिक रुकेगी नहीं। सही बात। वो जनता कॉलेज के अंदर है, कॉलेज के बच्चे दीवार कूद के आएंगे। हाँ, माँ उसका इंतजाम हम करेंगे, आप चिंता मत करो, आप सिर्फ परमिशन दो। इनसे परमिशन ली, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली। हमने एक पम्पलेट्स बनवाए और उसमें लिखवा दिया, ज़्यादा बड़ी नहीं भाई, यूँ मैच हो रहा है, शहीदों के लिए हो रहा है, और जो भी दीवार कूदना बड़ा आसान, 6 फुट की दीवार है, कोई भी बच्चा कूद के आ जाएगा। लेकिन आप जब दीवार के ऊपर पैर रखो ना, तो आप ये मान के चलना किसी जवान की छाती के ऊपर। सही बात है। और उस पम्पलेट्स का इतना भारी असर हुआ कि एक भी बच्चा कूद के नहीं आए।
सब बच्चे टिकट लेके आए और हमने लगभग 7 या 8 लाख रुपए वहाँ पे इकट्ठे किया। उस समय में आज से 25 साल पहले 25 साल बहुत बड़ी बात है सर, ये रकम जो है बहुत बड़ी है। तो हमने वो इकट्ठे किए। हमने जवान जो हमारे शहीद हुए थे उन सबको वहाँ पे बुलाया, परिवार को सभी। जी। उनके किसी के माँ बाप आए, किसी की पत्नी आई, किसी के बच्चे आए, ये पूरा परिवार आए। सम्मान समारोह किया था, वो कहाँ किया था? वहीं पे हमने एक काम किया कि ग्राउंड के अंदर ही उनको बुला लिया सब। मैच होने के बाद? हाँ, मैच होने के बाद मैच रकम में- इकट्ठी हुई, क्योंकि हमारे कुछ जो लेक्चरार्स थे या टीचिंग लाइन के थे उनको वो जिम्मेवारी थी। और वो उस टाइम मेरे ख्याल में 70 हज़ार रुपये प्रत्येक शहीद परिवार को हमने वहीं पे दे दिए स्टेडियम के अंदर उसी टाइम 70। आज अगर उस रकम को आप देखोगे ना, 70 हज़ार को आज लेके कैलकुलेट चलो करेंगे तो मेरे ख्याल में 25-30 लाख रुपए कम से कम है, उससे ऊपर होगी मेरे को नहीं पता। लेकिन आज देखो आप किसी शहीद परिवार के लिए कुछ बच्चे मिल गए 25-50 लाख रुपए इकट्ठे करें एक परिवार के लिए, तो बहुत बड़ी बहुत बात। बड़ी। तो मैं आपके माध्यम से बच्चों को बताना चाहता था कि आप कहीं भी हो, आप देश के जो शहीद जवान हैं या शहीद जवान हैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए, या और भी ऐसे कोई परेशान व्यक्ति है, दुखी परिवार है, उसके लिए आप कर सकते हो। वो भी एक सेवा है और देश सेवा है। युवाओं को राजनीति में कितना अपना इंटरेस्ट रखना चाहिए? 100%। आजकल के कुछ युवा ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मुझे अपना काम करना है, इन चक्करों में नहीं पड़। बस यही एक कमी है कि हम केवल और केवल ये सोच लेते हैं कि राजनीति में अच्छे आदमी नहीं आते हैं, अच्छे आदमियों की राजनीति नहीं है, युवा इंटरेस्ट नहीं लेता, इस वजह से कोई ना कोई गलत आदमी चुना जाता है, चाहे वो राजनीति पे कोई और है। तो युवा जब तक अच्छे को नहीं चुनेंगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। केवल कोसने से और ये कह देने से कि इंटरेस्ट नहीं है और गंदे आदमियों में डर्टी गेम है, बात नहीं बनेगी। आप अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हो। जिम्मेवारी ये है, या तो आप राजनीति में आप नहीं आ रहे हो तो अच्छे आदमी जो भी हैं, चाहे वो मेंबर का इलेक्शन है, सरपंच का है, पार्षद का है, चेयरमैन का है, एमएलए का है, एमपी का है, अच्छे आदमी। जी। अब जैसे बहुत बार घर में भी आपसी मतभेद हो जाता है इस मामले में कि मैं कांग्रेस को पसंद करता हूँ, मैं बीजेपी को पसंद करता हूँ, तो आपसी मतभेद बहुत हो जाता है आज के टाइम में। तो वो क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है, वो सही है या गलत है? समाज है ना थोड़ा बिखराव की तरफ, परिवार बिखराव की तरफ, सम्मान में कमी आ गई बड़ों के, और बड़ों ने भी हथियार डाल। एक बड़ों से आप कोई किसी परिवार का बच्चा गलत कर रहा है ना, आप उससे बात करो कि यार वो आप वाला बच्चा है गलत उससे या और कुछ है, तो उन्होंने मेरे बस का कौन, एक आम भाषा वो जी। तब मैं बात करूँगा। या कोई काम उनसे कहें कि भाई ये काम है, भाई मेरे को नहीं पता, हमारे वाला लड़का फैसला करेगा, ये सबसे गलत है। बड़ों ने हथियार डाल दी, उसका नाजायज़ फ़ायदा 20-25-15 साल का बच्चा उठा रहा है, और वो गलत, क्योंकि वो मैच्योर नहीं, और मैच्योर नहीं है तो आप मान के चले अच्छा डिसीजन नहीं। माँ बाप को स्टिक होना पड़ेगा और डिसीजन लेने की पावर खुद के पास रखनी पड़ेगी। सही बात। कई बार ऐसा देखा जाता है परिवार में, जो बड़ा आदमी होता है वो परिवार को, जात को या धर्म को देखता है, और जो नया बच्चा, नई जनरेशन का बच्चा होता है उसी घर में, वो सोचता है कि मैं जात धर्म को ना देखूं, धर्म को, ये मतलब अपने देश को देखूं या कोई नए विचार को देखूं, तो ऐसा ऐसे- विचार क्लैश हो जाता है। वही मैं बता रहा हूँ कि बच्चा कहीं ना कहीं गलत डिसीजन भी ले लेता है। आपने जाति की बात की, धर्म की बात की, मेरा ये मानना है कि अगले 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद जो शादियाँ हो रही हैं वो किसी भी धर्म में होंगी, किसी भी जाति में होंगी, तो वो होने जा रहा है। युवाओं ने एक काम बहुत बढ़िया किया इस मामले में, मैं उनसे इस बार में कि जाति से ऊपर उठ रहे हैं। मैंने मेरे लड़के से बात की, मतलब मेरे को यही नहीं पता कौन सी जाति क्या है, कौन सी जाति। सही। तो इस टाइप की अगर सोच रख लेंगे बच्चे कि भाई जाति बड़ी नहीं है, इंसान बड़ा है, और अच्छा इंसान है तो वो और बड़ा है। सही बात है। आप खेल में थे, उसके बाद आपको राजनीति में कैसे इंटरेस्ट आया? देखो, हमेशा ये मानना था, मैंने आपको बताया जब 1999 में जब हमने इतना बड़ा आयोजन कर दिया, आज भी कोई सोच नहीं सकता, वो हमने 25 साल पहले कर। सही बात। और ऐसे ही एक बार मेरे ख्याल में 25-30 साल पहले की बात है, एक दोस्त थे, उसके भाई को खून की ज़रूरत पड़ गई। आज तो कैंप लगते हैं, हर जगह लगते हैं, बच्चे बड़े जागरूक हैं, खूब लगवा रहे हैं। तो खून देने के लिए तैयार नहीं हुए, 5 उसको आदमी हम इकट्ठे नहीं कर पाए।
तो उस दिन सोचा यार ये तो बड़ा गलत है, खून देना कोई गलत नहीं था, लेकिन 25 साल 30 साल पहले है ना, मानते थे भाई खून निकल गया तो शरीर को बड़ा भारी नुकसान होगा। तो इस टाइप की सोच थी 25 साल पहले, तो हमने वहाँ पर ब्लड दिया। जो मैं आप कह रहे हो ना राजनीति में कैसे है, तो सामाजिक काम करते करते है ना, फिर आज तक मैंने मेरे ख्याल में 30-35 बार खून दे दिया होगा जी। तो मेरे को फिगर याद नहीं। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब 35 बार डोनेट करना बहुत बड़ी बात है। वो वहाँ से चले, फिर ये जो मैच करवाया हमने, वहाँ से सोचा कि कुछ करना है यार। चलो क्रिकेट में कामयाब नहीं हुए, क्या अपने क्षेत्र का ज़्यादा नाम नहीं कर सके, तो कोई नहीं, अच्छे काम करके हम कर सकते हैं। राजनीति में रुचि थी, तो देवीलाल जी की विचारधारा से हमारा परिवार आज से नहीं पहले से ही जुड़ा हुआ, मेरे राजनीति में आने से पहले। तो हमने फिर राजनीति की तरफ कदम रख दिया कि भाई चलो राजनीति के माध्यम से कुछ करेंगे जी। अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, या अपने जो बड़ी जितनी भी जिम्मेवारी मिलती गई उसके हिसाब से करते गए। तो पार्षद का चुनाव लड़ लिया 2000 में, और हमारे इस क्षेत्र में मैं जीत गया। 50% वोट अकेले को मेरे को पड़े। 5 साल उसमें लगाए, पार्टी से मैं जुड़ा हुआ ही था। तो देवीलाल जी की जो विचारधारा उसके हम बड़े कायल हैं, तो वो हम करते गए। दूसरा इलेक्शन भी फिर मैंने लड़ा पार्षद का, उसमें 85% के आसपास मेरे को अकेले को वोट मिले। बहुत ही शान, बहुत 15% और भाइयों को जो भी थे उनके बीच बटे। बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी संख्या, और आप मानो कि जाति और धर्म से ऊपर उठ के इलेक्शन मैंने जीता। सही बात, उस समय में वो। हाँ, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ना, वो क्योंकि जाति की बात चलती, मैं इसलिए बता रहा, हमारा अकेला ही परिवार था। हमने यहाँ पे लगभग 60-65 साल पहले हम आ गए थे। मेरे जन्म से पहले हम दादरी इसके गांधीनगर गए, तो सब ने बड़ा सपोर्ट किया, और 85% के आसपास मेरे को वोट मिली। ये चीज़ देख के पार्टी ने मेरे को उसी दरमियान 4 साल बाद इलेक्शन आए, तो मेरे को उम्मीदवार 2009 में पार्टी ने बना दिया, जब मैं पार्षद ही था। सब बोले कि बहुत गलत डिसीजन हो गया, एक यंग को दे दी, वो नहीं जानता ये और वो जानते भी नहीं थे सच्चाई यही। लेकिन आपके कर्म जो है ना, और आपके माँ बाप का आशीर्वाद या परिवार ने जो अच्छे काम किए, पहले के आज से काम किया। हाँ, मैंने, आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ गांव तो देखे हुए भी नहीं थे। जब अपने दादरी विधानसभा के मेरे को हल्के का इंचार्ज भी बना दिया, हल्का प्रधान भी बना दिया। सब बोले बड़े नए को दे दी, इसने कोई जानता नहीं पहचानता नहीं। लेकिन एक जो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपके कर्म आपसे आगे है, आपकी पिछली मेहनत आपसे आगे है, आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपसे आगे है। वो सारी चीज़ हुई कि भाई ये लड़का कौन है, तो वो धीरे धीरे बात गई कि ये तो यही है, इसने तो पार्षद के इलेक्शन लड़े, इतना समाज के लिए काम किया, और मैं 145 से इलेक्शन हार गया। अगर मेरे को 2 दिन और मिल जाते तो मैं इलेक्शन आराम से, क्योंकि 20 दिन पहले ही टिकट मिली थी, तो नहीं कर पाई इतनी मेहनत। नई आदमियों को मैं अपनी बता सका। और फिर भी बहुत बड़ी बात है ये कि बहुत 145 लोग बाग तो जमानत जब्त बता रहे थे, लेकिन हाँ। माँ बाप के अच्छे कर्म जो है ना, सही बात है, क्योंकि आपके सामने बड़े बड़े भावी नेता होंगे उस समय जो कई सालों से काम कर रहे होंगे। पाल सांगवान जी उससे पहले एमएलए बन चुके थे, नरपिंदर सांगवान एमएलए रह चुका था, तो इस टाइप के थे मेरे सामने। लेकिन लड़ाई लड़ी, ज़बरदस्त लड़ी, युवाओं ने लड़ी, पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने लड़ी, चौटाला साहब का, डॉक्टर साहब का आशीर्वाद रहा, और 145 से हार गए। कोई दुख नहीं हुआ, मैंने ये माना अचीवमेंट, काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। और फिर लगातार करते रहे मेहनत। पार्टी के अंदर लोगों का जो भी काम थे वो लड़ाई लड़ते रहे, कोई करवा सकते वो काम किए। और बात ये आगे कि अगला इलेक्शन आ गए, और मेरे को 44,000 वोट मिले जब मैं एमएलए बना। उससे पहले 44,000 वोट, 44,000 कभी किसी भाई को मिले नहीं थे। ये टारगेट सेट कर दिया आपने। हाँ, वो अब टारगेट तक कोई भी नहीं था। नहीं, ये मेरे ख्याल में पिछला जो इलेक्शन, बढ़ गए होंगे। हाँ, वोट भी बढ़ गए पिछला इलेक्शन में, वो हुआ अचीव। बस फिर लगे रहे पार्टी के लिए। तो पार्टी के अंदर 2 फाड़ होगी, सब कोई दुख हुआ, लेकिन बस होता है ये तो।
आपके उस समय में क्या बड़े वादे थे कि मुझे एमएलए बनाओगे तो मैं ये दादरी के क्षेत्र के लिए काम कर रहा हूँ? जो सबसे बड़ी बात थी ना, वो डिस्ट्रिक्ट की थी। सबकी मांग थी कि डिस्ट्रिक्ट बने। दादरी को जिला बनाया गया। वो लड़ाई लड़ी, खूब प्रदर्शन किए, विधानसभा में ज़बरदस्त आवाज़ उठाई और दादरी डिस्ट्रिक्ट बना। मेरे बहुत बड़ी बात है। तो मतलब कई सालों से लोग इंतजार कर रहे थे इस चीज़। फिर एक दूसरी थी मेरी सोच के स्पोर्ट्समैन हो मैं, जी, तो कुछ ऐसा करें खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि स्टेडियम नहीं है। तो स्टेडियम हमने बनवाया समस्तपुर में, वो बनने लग रहा है, लेकिन मेरे एमएलए हटते ही वो काम भी रुक गया। अब एक वादा था उस स्टेडियम वाला कि भी दादरी के क्षेत्र को एक अच्छा नेशनल लेवल का स्टेडियम चाहिए, तो वो बन रहा है जी। लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से उसमें काम रुका हुआ है, कोई सुनता ही नहीं है, बड़ा बुरा हाल है। तो वो चाहेंगे कि वो भी बने और एक दादरी शहर के अंदर भी एक स्टेडियम बनाए। तो ऐसे काम थे, या गांव की जो भी छोटी बड़ी समस्याएं थी वो दूर की, गलियां बनाने का बड़ा काम किया हमने, रोड निकलवाने के बड़े काम किए, जो अप्रोच रोड होते थे नहीं निकले हुए थे वो किए। इस टाइप के बहुत से हमने काम किए। स्कूल को हमने अपग्रेड कराया, 3-4 स्कूलों को 10 से +2 लेके आए, तो किया तो भी उसका ही। कुछ ऐसे कार्य हैं वो जो आपको लगता है कि आज कि उस समय में ये और करने चाहिए थे, मुझे ये नहीं होगा? इनकी मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, तो सीवरेज सिस्टम की, CCI की, पार्किंग की, गांव में जैसे हमारा मन है कि अटेला साइड एक बड़ा हॉस्पिटल बने, क्योंकि पहाड़ है वहाँ पे, तो मज़दूर भाई भी बहुत हैं, तो वो आए ना आए दिन घायल हो जाते हैं, तो उनको दादरी आने तक आध पौन घंटा लग जाता है। तो हम चाहते हैं कि भाई एक बड़ा हॉस्पिटल उधर बने, जब नहीं बनवा सके लेकिन अब की बार बनवाएंगे। तो इस टाइप के बहुत से काम हैं दादरी क्षेत्र में। अरे ये सतगामा एरिया पड़ता है, सतगामा में 8 गाँव, तो वहाँ पे न पानी की बड़ी भारी समस्या है, जल स्तर बड़ा ऊंचा है, तो खेती बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई है वहाँ पे, किसान बड़े परेशान। तो वहाँ हमने पाइपलाइन डलवा के वो पानी निकलवाने का काम किया। और उसके साथ साथ और भी ऐसे गांव हैं, जैसे मिर्च से लेके ये काड़ा तक और ये इधर होते सतगामा तक, बड़े भारी लोग वहाँ परेशान थे। तो हमने वहाँ पाइप डलवा के एक ऐसा काम कर दिया कि फसल बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं। और एक जो आप पूछ रहे थे कि कोई और ऐसे आपके दिमाग में बात है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे इंदिरा नहर 1970 के आसपास की वो बनी हुई है। इंदिरा जी खुद आई थी उसको और वो बनी थी यहाँ पे। तो उससे है ना पानी हमारे दादरी क्षेत्र में भी आता है, दादरी से आगे भी जाता है। लेकिन दादरी जब से डिस्ट्रिक्ट बना है ना, एक परेशानी खड़ी होगी कि भाई वो पानी है ना जो दादरी के हिस्से का डिस्ट्रिक्ट का पानी होता है, वो दादरी को मिल नहीं पाता, वो पानी आगे चला जाता है और कुछ कम वो छोड़ते हैं। तो एक हमारी सबसे बड़ी लड़ाई रहेगी कि दादरी का जो पानी मिलता है दादरी ज़िले को, वो पूरा का पूरा मिले। इंदिरा कैनाल के साथ साथ बोंद एरिया में भी नहरें हैं, तो बोंद क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, और इधर सतगामे की बात करें, बदवाना माइनर जाती है, वहाँ बात करें, तो पानी पूरा नहीं मिल पाता। इस वजह से खेत सूख जाते हैं, क्योंकि धान की खेती होती, गेहूं की बहुत अच्छी फसल हमारे यहाँ होती, तो उनको पानी की ज़रूरत है दोनों फसलों को। और पीने का पानी की बड़ी भारी समस्या है, तालाबों में पानी नहीं पहुँच पाता, पशुओं को बड़ी परेशानी। तो एक जो सबसे बड़ी लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं कि दादरी डिस्ट्रिक्ट को जो पानी मिलता है वो पूरा का पूरा मिले और उसको बढ़वाने का काम करें, जिससे हमारी फसल अच्छी। ये बहुत बढ़िया पहल आपकी। कोई ऐसी फनीस्ट, मतलब आपका कोई किस्सा रहा हो उस समय का कि कोई ऐसा कार्य करता है या कोई ऐसा किसी को चैलेंज किया हो आपने? चैलेंज तो ग्राउंड में ही होते थे। कोई ऐसा किस्सा बताइए आप। अब याद नहीं। एक आपका किस्सा बहुत फेमस है, जो आपने कचरे की जो ट्रॉली अधिकारियों क्या के हुआ? सामने, वो फन्नी भी मान लो या कुछ भी मान लो, वहाँ पे जो पुराना शहर लगता है ना, वहाँ पे ढेरों लगे हुए थे, तो आने जाने वाले परेशान। वो कॉलोनी जिसको हम बोलते हैं गौशाला चौक, वो क्षेत्र, महेंद्रगढ़ चुंगी के लोग बाग बड़े भारी परेशान थे उस कूड़े से। हमारे जैसे भी जब उधर जाते थे तो बड़े भारी परेशान थे। बहुत बार सब ने कहा, पार्षद भाई भी लगे रहे, इतना हो उसका कोशिश की। मैं भी वहाँ पहुँचा, बुला लिया पब्लिक ने, MLA था जी, कि भाई यही है समस्या। मैंने DC को बोला कि भाई इसने उठवाओ, नगर पालिका को बोला, उस टाइम नगर परिषद नहीं थी, नगर पालिका थी, तो उसको भी हमने बोला कोई
मान ही नहीं रहा। हमने कह दिया भाई कोई हमने डेट निश्चित कर दी, उससे पहले उठा लो, नहीं तो डीसी के घर डाल के आएंगे। नहीं उठाए, उन्होंने सोची ऐसे ही चैलेंज होते हैं, डीसी के कौन कूड़ा डाल सकता है। हमने ट्रेलियाँ मंगाई, 8-10 ट्रैक्टर मंगाए, डाला, अब बाजार से लेके डीसी के घर पे वहाँ पे फिर इतनी देर में, क्योंकि आज पौन घंटा लगता है, हाँ। वहाँ पे बाहरी सुरक्षा बल और मार के परेशान हो रहे हुए हम पहुँचे। तो उन्होंने बोले ये तो आपने कमाल कर दिया, डीसी के घर आप कूड़ा डालने आ गए। अरे पब्लिक के घरों में कूड़ा तो वो आपको नज़र नहीं आया, आज डीसी आपको नज़र आ गया, इतने आदमी आ गए। अगर नगर पालिका के सामने इतनी पुलिस वाले आप खड़े कर देते, 2 पुलिस वाले, तो नगर पालिका वहाँ डालती ही नहीं। आपने यहाँ पे आप 200 आदमी इकट्ठे कर लिए, वहाँ 2 आदमियों की जरूरत थी, और वो भी 10 दिन ना होते तो नहीं डलता। फिर बस वो डीसी साहब ने सॉरी बोला, माफ़ी मांगी कि भी आगे से नहीं होगा, और आज वो क्षेत्र बिल्कुल ठीक है। शहर में आपके लीडर होने का काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिलते रहते हैं हमें। एक ऐसा एमएलए आया था जो अधिकारियों से या किसी भी ऊपर के मंत्रियों से दबे नहीं कभी भी, बहुत सारी चीज़ों में बातें आती रहती हैं आगे। ऐसा कोई और किस्सा जिसमें पब्लिक का सपोर्ट आपने किया और ऊपर से दबाव आ रहा है? मैं उसी चौक की बात करूं तो वहाँ पे एक ठेका खुला हुआ है, उस टाइम खुला हुआ था, और वो महिलाएं बड़ी परेशान थी, क्योंकि चौक के ऊपर अगर वो है शराब का ठेका तो परेशानी होती है, और वो भी कॉलोनी वाले चौक पे। आप बाज़ार में तो खुलते हैं, हम भी मान लेते हैं, तो वहाँ वो खुला हुआ, महिलाएं परेशान। फिर उस क्षेत्र में कुछ ऐसे शराबी बहुत हैं, तो उन्होंने अपने पीना दंगा करना, महिलाएं आई मेरे पास कि भाई ये है राजदीप, और ये समस्या हल कराओ। तो हम गए, 2-4 पार्षद मेरे साथ कार्य करता थे, हमने कही भी पहले डीसी को कि भाई इसको बंद करो। डीसी ने बोला जी हम बीच में बंद नहीं कर सकते इसको, ये तो सालों से चला रहा है। नहीं मानी प्रशासन ने, तो मखा इसको कल हम ताला लगा के इसको, हमने वहाँ ताला लगाया और बंद करा दिया। इसी प्रकार में बदवाना गेट है, वहाँ मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे स्कूल के बिल्कुल पीछे ठेका खोल दिया, खोल ही नहीं सकते। और शिकायत करने जाएं लोग बाग कॉलोनी वाले, तो वो अपने ताला लगा के, क्योंकि बाहर अवैध लगा रखा था, तो बाहर अपने बोर्ड वगैरह कुछ नहीं था। पुलिस जाती, हफ्ते मिलते हैं पुलिस को इस मामले में कईयों को जी, तो वो अपने किसी ने वो नज़रअंदाज कर रहे, कॉलोनी वाले आए। तो मैं भिवानी मीटिंग कर रहा था, जो फन्नी आप कह रहे हो, तो उन्होंने कहा कि अब ठेके पे है ना सामान उतरा है, आप जल्दी से आ जाओ और पुलिस ने ले आओ। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने मीटिंग छोड़ दी, मेरे ख्याल में 18 या 20 मिनट में हमारे देवलाल सदन से लेके और बदवाना गेट तक में पहुँच गई जी। रंगे हाथ पकड़ा, पुलिस वाले बुलाए, मैंने खुद वो पेटियाँ उठा के बाहर फेंकी और पुलिस को दिखाया, जो आप कहती थी ना यहाँ पे कुछ नहीं है। अब आप देखो, पुलिस ने माफ़ी मांगी, पब्लिक से माफ़ी मांगी, मेयर से माफ़ी मांगी, और वो हमने बंद कराया। तो ये फनी मान लो या यूँ मान लो कि भी मौके पे हो जाती हैं चीज़ें। ऐसे मेले बहुत कम होते हैं कि वही जनता के बीच में जाके मौके पे आप काम करो। ये 2 तो मैंने ये उदाहरण बताए जी, मैं मौके की होती है, वही होता है, देखो काम करे मौके पे ही करे, पब्लिक के बीच में जाके आपको काम करना पड़ेगा। अब जैसे रेल वाली बात करें, तो यहाँ पर रेल के लिए मैंने खाली इसलिए नहीं कि अंडरपास बनवाना था, उससे पहले भी जब ट्रेनें नहीं रुकती थी ना, हम आगे बैठ के, मेरे ऊपर 3 या 4 केस लगे हुए हैं पुलिस में, अब तो नहीं है, वो हट गया, किसी में जुर्माना हो गया, किसी में माफ़ी हो गई। तो मैंने ट्रेनें बहुत रोकी, मैंने 10 बार ट्रेनें रोकी हैं पब्लिक के लिए, कभी ट्रेन चलवाने के लिए, कभी अंडरपास के लिए, कभी कोई फाटक के लिए हम किया है। जनता के हित के लिए आपने काफ़ी आंदोलन लड़े हैं। बहुत। मैं भूख हड़ताल पे भी रहा, 4 दिन मैंने कुछ भी खाना पीना नहीं लिया और अंडरपास बनाए। अब ये डानी फाटक की बात करें तो इसको भी रेलवे बंद कर रही थी, लोग बाग आए मेरे पास, दुकानदार, क्योंकि ये समस्या है। ये तो अभी 2 साल पहले की बात, नोटिस आ गए सबके पास, ऐसे परेशानी हो। अगर वो फाटक आज बंद हो जाता है ना, डानी फाटक, तो आप मान के चलें दादरी में बड़ी भारी जाम की समस्या हो जाए, और फिर हर आदमी फ्लाईओवर से नहीं जा सकता है। सही, उनके रेडी भी हैं, उसके अंदर साइकिल वाले भी हैं, पैदल भी हैं, पैदल भी हैं, वो कैसे ऊपर से जाएंगे? सही बात। उन्होंने तो नोटिस काट दी कि भाई पुल के नीचे फाटक नहीं हो सकता। मैं वहाँ गया, DRM से वहाँ पर मैं मिल के आया, CM से, DM बोलते हैं मेरे ख्याल में, उनसे मैं मिल के आया वहाँ पे, फिर बीकानेर गया, तो वो हमने फिर चालू करवा दिया कि इसको बंद नहीं होने देते। रेलवे वाले फिर इस मामले में थोड़े मेरे से यूँ मानो घबरा भी जाते हैं कि ये फिर आके बैठे जी।
मतलब आम आदमी की आम समस्याएं आपने हल करी है, बिल्कुल जो आराम से करी हो, बेशक से खड़े रहे हो। बहुत बढ़िया सर। दादरी के जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूल है, वो बहुत आज खराब हालत हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ है ना जनता कॉलेज राम किशन जी गुप्ता ने बनवाया जी। उसके साथ साथ डीआर के एक दो संस्थाएं और हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज है, इस टाइप की संस्थाएं ये राम किशन। अगर किसी को दादरी में भगवान के बाद किसी को पूजा जाए ना जी तो राम किशन जी बिल्कुल 100% सही। हम उनके बड़े कायल हैं। एक एक पैसा उनको जो पेंशन का मिलता था, क्योंकि वो सांसद रहे हैं, अपना पैसा यहाँ लगाया उस व्यक्ति ने। जी। ऐसे आदमी दादरी क्षेत्र में हो नहीं सकते। उन्होंने अपनी राजनीति छोड़ दी, किया उन्होंने। तो हमारी उस टाइम भी बड़ी कोशिश थी कि दादरी के अंदर एक कॉलेज बने, खाली जनता कॉलेज के ऊपर वजन ना रहे। आज वो मेरा सपना उस टाइम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वो एक मेरी अपनी दिमाग में है कि भाई वो भी एक कॉलेज हम दादरी में बनवाएं। तो आज एजुकेशन की बात करें तो परेशानी, दादरी के स्कूल की हालत भी काफ़ी ख़राब। डीआर के स्कूल वो स्कूल था, जब मैंने 5वीं क्लास पास की ना अपने CCI स्कूल बदवाड़ा गेट से और इधर से, तो सब बोले कि भाई, क्योंकि औसतन बच्चे थे जी, और डीआर के उस टाइम बहुत बड़ा स्कूल था, सब बोले कि भाई ये तेरे लेवल का स्कूल ही नहीं। तो लेवल के ही नहीं थे हमारे जैसे बच्चों का वो डीआर के स्कूल, और आज वो बंद हो गया। सरकारी स्कूल की कंडीशन देखी है आपने? बहुत बात। अब हाई सेकेंडरी स्कूल की बात करें जी, पानी, हम वहाँ कभी क्रिकेट खेलते थे, अब वो वहाँ पानी होता है, तो उसके लिए स्पेशल मेरे ख्याल में कितने करोड़ रुपए है वो मेरे को याद। अब मैं और नैना जी गए पिछले 2 साल पहले, और वो राशि नैना जी ने वहाँ पे पास करवाई, और वो आज हाई सेकेंडरी जो मिट्टी वगैरह डालकर नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। तो बड़े बुरे हालात में, ऐसे गर्ल स्कूल में बच्चा पड़ गया जी, उसमें भी हम कई बार गए। तो मेरा एक वो भी टारगेट रहेगा कि गर्ल्स स्कूल को दोबारा से अच्छा बनाए। हाँ, बहुत ज़रूरी है वो। युवाओं के रोजगार के लिए दादरी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? देखो, इसके लिए मैं दूषण जी का धन्यवाद करूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई, हालांकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट है, कि 75% हमारे जो उद्योग लगे हुए हैं हरियाणा में, उनको हमारे क्षेत्र के युवाओं को मौका मिलने जी। और वो कानून भी उन्होंने बनवा दिया, विधानसभा से भी, इससे राज्यपाल के भी साइन हो गए, कानून भी लागू हो, लेकिन चैलेंज हो गया वो। तो एक बहुत बड़ी बात थी कि युवाओं को रोज़गार मिलने जा रहा है, लेकिन वो बात अभी उलझी हुई है। वो जिस दिन भी ठीक होगी तो युवाओं को बहुत बड़ा, क्योंकि हर आदमी को तो सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती। अब मैं तो युवाओं को एक संदेश भी देना चाहूँगा कि नौकरी की ट्राई करें, बहुत बेस्ट है, लेकिन साथ के साथ दूसरी तरफ भी दिमाग रखें। जैसे आप ही युवा हो, आप देखो आपने एक अच्छा क्षेत्र चुना, तो ऐसे कोई भी काम करें जी, तो वो छोटा है या बड़ा, जो उसकी अपनी एक कैपेसिटी, उस हिसाब से अपना धंधे की तरफ भी ध्यान दें। मेरी ये राय है। अपने लेवल पे स्किल डेवलप करनी जरूरी है आज। 100% सर। आप केवल सरकारी नौकरी के ऊपर बैठे रहोगे तो बात नहीं बनेगी। एक तो डिग्रियां बड़ी आसानी से मिल जाती है, एजुकेशन का जो सिस्टम है वो इतना आसान है, कोई भी डिग्री आप ले सकते हो, चाहे वो ग्रेजुएशन की है, MBBS की है, या ये इंजीनियर टाइप की है, या MBA टाइप है, बड़ी आसानी से मिल जाती, कम मेहनत से ही तो मिल जाती हैं। तो वो बन तो गए, MBA होगी उसकी, लेकिन अब कोई कंपनी उसको जब लेगी ना, वो जब उस योग्य हो, उसके पास वो चीज़ हो। सही बात है। तो ये एक गलत है कि एजुकेशन तो इस टाइप का होना चाहिए कि डिग्री इतनी आसानी से ना मिले। जो दादरी के पुराने व्यापारी हैं, उनके साथ भी आप हमेशा खड़े रहे हो, उनकी अभी क्या क्या समस्याएं हैं जो आप हल करने वाले हो? तो उनकी सबसे बड़ी बात थी ना, वो यही कहते हैं, हम कभी मार्केट जाते हैं, भाई सीवरेज सिस्टम से पीछा छुड़वा, हम बड़े परेशान, हम अपना दुकानदारी अपने आप कर लेंगे, हमें कोई किसी प्रकार की और परेशानी नहीं, यही है। और एक मैं जो ये ऑनलाइन खरीदारी हुई ना, मैं इसके सख्त खिलाफ। मेरे बच्चे भी कभी मंगवाते हैं तो मैं कहता हूँ कि भाग के ना मार्केट से लेकर आओ, क्योंकि इतनी दुकानें करे बैठे, उनका किराया है, बिजली का बिल है, अब वो सुबह से शाम बैठे रहे और सारा ही सामान ऑनलाइन से आए, कैसे बात नहीं सही। अब ऑनलाइन वाला तो पता नहीं कहाँ बैठा, क्या कमा रहा है, लेकिन वो सुबह बैठते हैं, शाम हो जाती है, बिजली का बिल आदमी रख रखे हैं, वो कमेटी का बिल अलग से, परेशानी जी।
राजनीतिक सफ़र से आपने क्या लर्निंग की है, क्या आपको सीख मिली है कि आप अभी तक जो राजनीतिक सफ़र रहा है आपका, बहुत बढ़िया। क्या क्या आपने सीख ली है कि भाई ये चीज़ मैंने सीखा इस चीज़ से? एक राजनीति है ना, सेवा का कोई सबसे बड़ा माध्यम है ना, तो राजनीति है। युवाओं को 100% राजनीति में इंटरेस्ट रखना चाहिए। अगर आप राजनीति में सक्रिय नहीं हो चुनाव के उसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन चुनने की उसमें आप पूरा सक्रिय रह के अच्छे आदमी को चुने। पार्टी सेकंड है, पहले इंसान। एक अच्छी पार्टी है कोई भी, अगर गलत आदमी को दे दे और उस पार्टी की हवा हो, वो गलत आदमी तो चुना गया, सही बात। 5 साल तो उसको भुगतना है। तो मेरा ये मानना है राजनीति के अंदर कि अच्छा आदमी पहली चीज़ है, सेकेंडरी पार्टी। अच्छा आदमी, फिर क्या होगा कि पार्टियां हवा में किसी और को टिकट नहीं दे देंगी। आज कई ऐसी पार्टियां, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे में टिकट लेके आती। जी, सही बात। और बहुत से ऐसे आदमी हैं वो उसमें गलत आ जाते हैं। भाई पैसे की दौड़ में तो सब। अब मैं अगर अपनी बात करूं, दादरी की बात करूं, मेहनत से लेके आया टिकट जी, पार्टी का सच्चा सिपाही। एक विचारधारा जिंदगी में, बिल्कुल। तो देवीलाल जी की विचारधारा कि भाई किसी ना किसी की सेवा करो, किसी ना किसी रूप। तो देवीलाल जी की इतनी ही बात है जी। और कोई बड़ा उनका कोई ऐसा वो नहीं है, केवल सेवा करो, अच्छा बन के सेवा करो, यही उनकी विचारधारा है। तो मैं एक विचारधारा से जुड़ा रहा। मौके तो सबको ही मिलते हैं, पार्टी ऊपर नीचे चलती है जी। लेकिन आज मैं बीजेपी को गाली दे रहा हूँ, कल मैं बीजेपी में चला गया। आज मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी ने सत्यानाश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, दादरी की ऐसी की तैसी कर दी, हरियाणा की ऐसी की तैसी कर दी, देश की ऐसी की तैसी कर दी। 2 दिन बाद मैं बीजेपी में चला गया। बीजेपी ने कमाल कर दिया, बीजेपी ने इतने अच्छे काम करे। तो लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में? सही बात है। चाहे फिर वो कांग्रेस में है या कोई जेजेपी पार्टी का दूसरी पार्टी, जेजेपी ने उस टाइम तो ये कर दिया, दूषण जी ने वो कर दिया। और दूसरे दिन मैं चला जाऊँ किसी और पार्टी में, दूषण जी ने सत्यानाश कर दिया, अजय सिंह ने कुछ नहीं किया। अगर मैं ये बोलना शुरू कर दूं तो पब्लिक ये तो सोचती है यार कितना झूठ बोलता है ये व्यक्ति। पब्लिक समझदार है। समझदार। तो ये जो दल बदलते हैं ना, मैं बड़ा भारी खिलाफ, और उन व्यक्तियों के तो बड़ा भारी खिलाफ हूं। और मैं कहता हूँ पब्लिक को भी खिलाफ होना चाहिए जो चुनाव के दरमियान बदलते हैं, जी। टिकट ना मिलने की वजह से बदल देते हैं, या अपॉर्चुनिटी दिखती है कि ये सत्ता में आएगी जब बदल देते हैं। तो कितना गलत। मैं इसके बड़ा भारी खिलाफ। दादरी की जनता इस चीज़ को जानती है। जानती है तो वो ज़रूर देखेगी। अब पैसे में कांग्रेस की, आज बता रहा हूँ मैं ओपनली, आप सुन रहे हो और आपके दर्शक भी ये चीज़ देखेंगे, कांग्रेस की टिकट पैसे में आएगी दादरी में। दादरी क्या, लगभग से बीजेपी की टिकट पैसे में आएगी। ऐसे ही जो कोई और पार्टी हैं ये। अब मैं कम से कम उस पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं कि जिसने मेरे मेहनत के ऊपर, मेरी ईमानदारी के ऊपर, मेरी सेवा के ऊपर, जनता के प्रति मेरा एक लगाव देख कर टिकट नहीं है। बिल्कुल। और ये पार्टी क्या, मेरे ख्याल में आम आदमी, हर आदमी जानता है। अब टिकट की मारा मारी है कि भाई मैं टिकट लेके आऊँ, कितना पैसा लगे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पैसा कई आदमियों के लिए बड़ी मामूली बात। लेकिन यह हम जानते हैं जो एक साधारण परिवार से उठे हुए हैं, कोई व्यापार नहीं, कोई धंधा नहीं, केवल और केवल बड़ों के पैसे हैं, उनको इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। जी। आपको भी बहुत बार मौके मिले होंगे ऐसे। बहुत बार। तो आपका क्या विचार है? मतलब मेरे को पिछले योजना भी मौका था, इनेलो हमारी पार्टी बिखर गई, बहुत ऑफर थे जी, हर प्रकार के पैसे भी देंगे, क्योंकि देखो आदमी की एक व्यक्तिगत छवि, मैं वही बता रहा था पहले भी जी, कि आपके जो काम किए हुए हैं ना वो आपसे आगे हैं, माँ बाप का आशीर्वाद आपसे आगे। तो उनको ये पता था कि राजदीप हमारे उससे लड़ेगा तो जीतेगा, तो ऑफर थे, पहले भी थे, आप भी थे। और मैं वो व्यक्ति हूँ जो विचारधारा, हार जीत क्या मायने रखती है। मैं तो हार के भी देखा हुआ है, जीत के भी देखा हुआ है, चुनाव ना लड़के भी देखा हुआ है। फिर क्या है, हारेंगे या जीतेंगे तो पब्लिक ने फैसला करना है, आप थोड़ा ही फैसला कर सकते हो। क्या किसी पार्टी की हवा है वो नहीं हारते हैं, वो भी हारते हैं। और वो व्यक्ति भी जीत जाते हैं जो किसी पार्टी में नहीं होते, वो भी जीत जाते हैं। तो ये तो हार जीत भी लगे रहते। मैंने क्षेत्र के रुझान देखे हैं, आपकी जो सपोर्टर हैं उसमें युवाओं का योगदान बहुत बड़ा है। वो गेम की वजह से, क्रिकेट की वजह से, स्पोर्ट्स के प्रति समर्पित खिलाड़ी के रूप में रहा मैं। और आज भी हर दिवाली और हर होली मैच करते हैं। ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जिसमें इतने युवा सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं। बस स्वभाव है अपना अपना। मेरा स्वभाव है कि सबके साथ मिलके चलें, बड़ों का भी बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। युवा भी ये मानते हैं कि भाई ठीक है, करेक्टर आपका सबसे बड़ी चीज़ है सर। सही। अगर करेक्टर ठीक है ना, तो आप कहाँ से लड़ रहे हो, कैसे लड़ रहे हो, कोई मायने नहीं।
वो आपका करेक्टर आपको जिता देता है। और आपका फिटनेस का क्या राज है सर? फिटनेस का जो एक तो खेल है ही। जी। एक मेरा भतीजा है अमरदीप, फिल्म इंडस्ट्री में है, उसकी बॉडी बहुत बढ़िया है। हाँ। एक बार चैलेंज कर दिया उसने, ये बोला कि पेट आ गया चाचा आपका। वहाँ पे तू पेट तो अगर तेरे को लग रहा है तो पता क्या करना है। बोला 6 पैक हो तो अलग ही बात होती है, उसके हैं 6 पैक, उसके 6 से भी ज़्यादा है। तो माँ मेरे को 2 महीने थे, 2 महीने में 6 पैक मैंने भी बना दी। ये 3 साल पहले की बात। वाह जी, बहुत शानदार बात है। तो आपको मैं उस दरमियान की फ़ोटो दिखाऊंगा, हालांकि मैंने कभी वो फ़ोटो वायरल नहीं की है मेरी। अच्छा अच्छा, हाँ, आप भी यकीन नहीं करोगे कि वो मेरी है 3 साल पहले की। हम तो जरूर देखना चाहेंगे कि आपकी जो फिटनेस वाली फोटो जो है जरूर देखना चाहेंगे। वो फ़ोटो मेरे मोबाइल में या पता नहीं मेरे वाले वो भी हम देखेंगे। हाँ जरूर दिखाएंगे। अभी आप फिटनेस के लिए क्या करते हो डेली अपने रूटीन में? एक्सरसाइज, मैंने एक मेरा ऊपर एक रूम है छोटा सा, उसमें मैंने अपना एक जिम बनाया हुआ है। अब तो बंद है पिछले 1 महीने से, लेकिन फिर करेंगे। और मैं एक न एक दिन आपको ये पब्लिकली भी दिखाऊंगा कि आप 55 का हूँ, कि इस उम्र में भी आप आराम से फिटनेस ले सकते हो। मैंने लेके भी दिखाई और अब भी है, कोई ऐसी समस्या नहीं। फिटनेस के अलावा कोई फिल्मी कोई आपका शौक? फिल्म कभी से ही, फिल्म देखने का या फिल्म में काम करने का या दोनों? क्या हुआ कि एक बार यहाँ पे कवि सम्मेलन था जी। तो एक हमारे बड़े कवि हैं कुमार विश्वास, वो आए हुए थे। तो मैं एमएलए बनाई मैंने, मेरे को चीफ गेस्ट उस कमेटी ने बना रखी। तो मैं थोड़ा लेट पहुंचा, क्या वजह थी मेरे को भी याद नहीं। तो कुमार विश्वास जी ने मेरे ऊपर, क्योंकि कवि व्यंग करते हैं, लेकिन वो व्यंग के साथ साथ है ना फिर वो दूसरी तरफ भी जाते हैं कि भी कहीं नाराज ना हो जाए, वो दोनों ही बात थी। तो उन्होंने बोले आप राजनीति में गलत आ गए पब्लिकली, आपको तो साउथ फिल्मों में जाके हाँ काम करना था। तो ऐसी कुछ नहीं है कि भाई फिल्मों का शौक है कि भाई काम करना, उसमें तो मेरा भतीजा लगा हुआ है, भगवान करे उसको आगे बढ़ाए भी। और फिल्म देखने का कभी से शौक है हमारे पूरे परिवार पर। मेरे माँ आपको बाप, कभी ऐसा मौका मिला है, मतलब कभी ऐसा मौका मिला हो कि यहाँ पे आप आओ, कुछ ऐसा रोल करना है आपको? नहीं, क्योंकि आपकी फिटनेस ऐसी है, लुक भी ऐसा है। कभी नहीं, कभी दिमाग ही नहीं गया। खेल जैसी राजनीति है ना, बड़ा टफ जॉब है। कोई बहुत आसान मान लेते हैं, बहुत टफ है कि ये तो गाड़ी में घूमता है, गाड़ी में घूमता है तो उसमें पेट्रोल भी लगता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप साइकिल पे नहीं जा सकते, सही। एक स्थान से दूसरे स्थान आप बस में नहीं जा सकते, क्योंकि बस तो 1 घंटा भी ले लेगी आने में और फिर जाने में जी, और वो काम हो 10 मिनट का जी, तो कैसे कर पाओगे आप? तो उनकी मजबूरी है, जो भी पॉलिटिशियन है गाड़ी ले रहे हैं, और वो कैसे मैनेज कर रहे हैं ये उनकी अपनी एक। राजनेताओं में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? बस जो देवलाल जी में थी उन्हीं की सोच पे हैं, जो डॉक्टर अजय सिंह में। अब तुषन जी को कुछ आदमी गलत ठहरा देते हैं, ये जब से किसान आंदोलन हो उसके बाद जी। मैं ये मानता हूँ कि वो व्यक्ति एक दिन देश के प्रतिनिधित्व करेगा, देश को आगे ले जाने में उसका भी नाम आएगा, चाहे वो 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, 15 साल आए। अब कांग्रेस ने इतना बड़ा उसके प्रति वो कर दिया कि लोग वह कह रहे हैं कि दुष्यंत जी ने गलत किया, लेकिन वो गलत नहीं है, वो ठीक इंसान है। और उसकी सोच भी बढ़िया है कि भी आगे मैं अपने आप को, पूरी पार्टी को आगे लेके जाऊं और देश में अच्छा काम करूँ, स्टेट में अच्छा काम जी। ऊंची वाली थी, इस टाइप की थी, हाई जंप लॉन्ग जंप, और एक रेस थी 100 मीटर की थी या 50 मीटर, 5वीं क्लास की बात। तो हर स्पोर्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से। बढ़िया साहब। सोशल मीडिया चलाते हैं सर आप? बस थोड़ा बहुत, बच्चे ही संभालते हैं, कहते हैं बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज के दिन बहुत ताकत रखती है अपने आप में, हर किसी से कनेक्ट रखती है आपको। आप लक और हार्डवर्क को कैसे देखते हो? लक क्या है पता नहीं, मैं आज तक इस उलझन में, लक भी कोई चीज़ है या नहीं है। जो कामयाब हो जाता है वो कह देता है कि भाई मैं अपनी मेहनत से गया हूँ, जो कामयाब नहीं हो पाता वो कह देता है कि किस्मत में नहीं था। सही बात है सर। तो अब ये क्या मायने हैं सच्ची, तो ये बात मेरे को नहीं पता है।
पर मैं ये मानता हूँ चाहे लक आपका कितना अच्छा है कितना नहीं है, ऊपर वाला कितना आप पे मेहरबान है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई रास्ता नहीं। आप न्यूज़ देखते हो? हाँ, कौन सा चैनल देखते हो आप? अखबार ज़्यादा पढ़ता अखबार ज़्यादा पढ़ते? बुक्स भी काफ़ी पढ़ते होंगे आप? हूँ, बहुत ज़्यादा। कैसी बुक्स पढ़ते हो आप? मैंने है ना लगभग सबकी जीवनियाँ पढ़ी हुई, जो भी अच्छे व्यक्तित्व के धनी रहे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के, स्पोर्ट्स की बात कर लें, पॉलिटिक्स की बात कर लें, या आज़ादी के हमारे जो आदमी थे जिन्होंने आज़ाद कराने के लिए बड़े संघर्ष किया या शहीद हुए, जी। क्या लगभग। और प्रेरणा वाली में बहुत ज़्यादा, मोटिवेशन वाली, मोटिवेशनल बुक्स काफ़ी, बायोग्राफीज पढ़ते हो आप? हाँ बहुत। लगे रहना सबसे बड़ा काम, लगे रहो लगे रहो। सफलता तो मिलेगी, वो फिल्मों में डायलॉग धक्का मार के आने नहीं। जी। आपकी नीयत ठीक है 100% कामयाब। मेहनत कर रहे हो और इतनी मेहनत कर रहे हो कि आपका जो विरोधी है उससे ज़्यादा कर रहे हो तो आपकी जीत है। जितना विरोधी कर रहा है उतनी ही आप कर रहे हो तो बराबर रह जाओगे, उससे कम कर रहे हो तो पीछे रह जाओगे। ये तो एक साधारण सी बात। दादरी क्षेत्र की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? चुनाव से संबंधित चुनाव से संबंधित क्या चीज़ देख के वो चुने और क्या उन चीज़ों को ध्यान रखना है? आपका क्या संदेश उनके लिए? मेरा एक ही संदेश मान लो या रिक्वेस्ट मान लो कि व्यक्ति को चुने, एक अच्छे व्यक्ति। चाचा परखा भी हो, वो भी एक बड़ी चीज़ है। किसी एक व्यक्ति की उस विचारधारा पे वो खड़ा हो, एक सोच हो, करके भी दिखाया हो, ईमानदार भी हो। यही सोच के ना चुन लें कि भाई फलाने की अच्छी पोजीशन है, क्योंकि एक माहौल बनता है कि ये बन जाता है कि भाई ये तो जीता है, हम तो इससे जीता। जी। ऐसे नहीं, वोट उस व्यक्ति को दो जो काम करने वाला है। अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ आए नहीं है, कुछ और आ जाएंगे, तो छाट ली अच्छा छाट। अगर उनको ये लगता है कि राजदीप उपयुक्त है, क्योंकि मैं ये टिकट लेके आया, मेहनत से लेके आया। उस पार्टी, आप देखो किसी भी संस्था में, आप परिवार में हो, किसी भी राजनीतिक दल में, अगर आपकी उसके प्रति वफादारी नहीं है ना, तो वो आदमी ही नहीं है। सही बात है सर। जो देवीलाल जी की विचारधारा आज नहीं, अगर पेंशन की बात करें तो ये उस टाइम उन्होंने कर दी थी 87 में, तो उस विचारधारा के आदमी इसी पे आज भी अड़िंग है। अब भगवान आशीर्वाद दे कि उसी के ऊपर रहें आगे। आपकी ये चीज़ तो हमने देखी है, जैसे बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो लालच देख के इधर उधर हो रहे हैं। आप हमें 25 साल से मतलब इस पार्टी के साथ खड़े। 96 में 91 में मेरा पहला वोट बना था, 92 में ऐसा कुछ था, याद नहीं। वहाँ से पहला वोट डालना स्टार्ट किया। आज तक तो देवीलाल जी की विचारधारा से अलग वोट नहीं गिरा मेरा। बहुत ही बड़ी बात है ये भी कि बहुत सारा अच्छा बुरा टाइम भी आता है, बहुत अच्छे मौके भी आते हैं, अब उसको ठुकराना बहुत बड़ी। 6 महीने पहले या 4 महीने पहले लोकसभा इलेक्शन थे, पार्टी हमारी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। जी। जमानत जब्त हुई, तो ने सलाह दी, हाँ। बहुतों ने दूसरे दलों से आई कि भाई तू हमारे मतलब ही नहीं। ये तो चलो एक ऐसी दौड़ थी जो लोकसभा की कि भाई मोदी को हराना और जिताने की लड़ाई थी। अब स्टेट की लड़ाई आएगी तो हमारी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल सबसे ज़्यादा सुनता है आम आदमी से अटैच होता है। जी। ये घर आप देख रहे हो, कभी भी कोई भी आता है, कोई भी जाता है, कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, किसी यूँ तो है नहीं कि मैं कोई काम धंधा ऐसा कर रहा हूँ कि मेरे को बाहर जाना पड़े, कुछ नहीं, अपने घर में। सही बात। बस ज़्यादा से ज़्यादा आदमी घूमने के लिए 2-4 दिन के लिए बाहर जा सकता है, उसके अलावा तो कोई ऐसा काम ही नहीं कि मैं बाहर जाऊँ। जनता भी आपके जो हौसले को देखेगी, बिल्कुल, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं सर। धन्यवाद। और मैं पूरी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जीतने के लिए लड़ रहा हूँ 1 महीने तो, और 1 महीने के बाद सेवा के लिए लड़ाई लड़ूंगा क्षेत्र की। बस यही है, 1 महीना जीतने के लिए लड़ाई है, उसके बाद अगले 5 साल सेवा करने के लिए। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू, धन्यवाद। आपको भी, आपके सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अनफिल्टर्ड हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इन दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो यूनिट में काम कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस चैनल के माध्यम से आम आदमी जो मेरी बात सुन रहा है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चुने अच्छे को, चुने, इससे ज़्यादा कुछ। थैंक यू सर।